हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक पर। CTET एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को जो हुआ उसके पेपर फर्स्ट में जो मैथ के प्रश्न आए उन्हें देखते हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक हल करेंगे कि कौन सी प्रश्न का किस प्रकार से हल होगा और कौन सा हमारा आंसर होगा। तो पहला जो प्रश्न आया था, पहला प्रश्न इस प्रकार था कि किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी कि दिन सोमवार को 25 मरीज आए, मंगलवार को 38, बुधवार को 45, बृहस्पतिवार को 18, शुक्रवार को 36, शनिवार को 39। इस प्रकार के मरीजों की संख्या आई कि जो दंत चिकित्सालय है उसमें सोमवार को इस प्रकार से मरीज आते थे, मंगलवार को 38 आए, बुधवार को 45 आए, बृहस्पतिवार को 18 आए, शुक्रवार को 36 आए, शनिवार को 39 आए। ठीक है, इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। हमें इस तालिका को देख करके हमें गलत कथन को चुनना है कि इस तालिका को देखेंगे तब हम अपने ऑप्शन में से जो गलत होगा, जो इस तालिका से मैच नहीं खा रहा होगा, उसको हम अपना उत्तर लगाएंगे। क्यों, कौन सा कथन लगाना है हमें? गलत लगाना है। तो ये कहता है आंकड़ों का परिसर 27 है। तो पहले हम परिसर के बारे में जानते हैं। परिसर क्या होता है? तो परिसर को इंग्लिश में हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब है, जैसे सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो वो ये कहता है कि मेरी जो गोली है वो इतनी दूरी या इतनी रेंज तय करेगी, इतनी रेंज तय करेगी। ठीक है, जैसे व्यक्ति कोई खड़ा है यहाँ पे और वो ये कहता है कि हमें गोली B पॉइंट तक पहुँचानी, कि A पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कहता है B तक पहुँचानी है, तो A से जो B तक की जो दूरी है ये इसकी क्या कहलाती है? गोली की रेंज कहलाती है। कि गोली केवल यहाँ तक पहुँचेगी, इससे आगे गोली नहीं पहुँचेगी, तो वो है गोली की रेंज। तो वही हमारा परिसर कहलाता है। जैसे यहाँ देखें तो अगर कोई यहाँ पे कोई संख्या होगी और यहाँ पर संख्या होगी तो यहाँ संख्या सबसे कम होगी और यहाँ संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो परिसर का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी अधिकतम माइनस सबसे कम। तो परिसर देखें तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा मरीज कौन से दिन आए, तो सबसे ज़्यादा 45 हैं और सबसे कम कौन से हैं? तो सबसे कम 18 हैं। अगर हम 45 में से 18 घटा दें, 45 में से 18 घटा दें तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। और ये कहता है आंकड़ों का परिसर 27 है, तो 27 है। तो ये कथन इसका मतलब कैसा है? सही है। कथन कैसा है? सही है। अगला देखते हैं। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। तो अधिकतर दिनों में देखो इसमें इस 25 और 18 को छोड़ें तो बाद बाकी दिनों में सब कैसे हैं? 30 से अधिक मरीज हैं। तो दूसरा कथन कैसा है? सही है। अगला कथन है सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। तो सोमवार को आई 25, बुधवार को आई 45। अगर इन दोनों को घटाएं तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो तीसरा भी हमारा कथन सही है। चौथा कथन, अब जब 3 सही हैं तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चौथा ही कथन कैसा होगा? गलत होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इन सब को जोड़ोगे तो 200 नहीं होगा, 200 से कम या ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के जब 3 ऑप्शन चेक हो जाएं तो चौथे ऑप्शन को हम अपने आप लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? जब सीधी बात है, एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है, तो 2 दर्जन हम कितने अंडे होंगे? तो देखो 1 दर्जन याद रख के चलना है। 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, 1 दर्जन बराबर 12। तो 2 दर्जन हम कितने होंगे? 24 टोटल हैं कितने? और एक अंडा का लगभग द्रव्यमान है 65 ग्राम, तो 24 अंडे का कितना होगा? 24 गुणा 65। इनका गुणा करोगे टोटल बनेगा 1560। अगर गुणा करोगे तो ये टोटल आएगा 1560 ग्राम। 1560 ग्राम। तो अगर हम इसे किलोग्राम में बदलें तो इसका मतलब 1560 ग्राम। तो 1 किलोग्राम पूरे हैं, 560 ग्राम अलग हैं। 560। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहला है 1.56 किलोग्राम
अगला है 1 किलोग्राम 56 ग्राम, लेकिन वो 56 ग्राम नहीं कहता, वो कहता है 560 ग्राम। और ये दोनों तो गलत ही है, तो इन दोनों में से कौन सा लगाओगे, तो 56 ग्राम नहीं लगाओगे, 1.56 किलोग्राम, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। कि अगर 1560 ग्राम बनता है तो उसका मतलब है 1000 अलग कर दो, 560 अलग कर दो। तो अगर ऑप्शन होता है 1 किलोग्राम 560 ग्राम, तो 560 कहाँ पर है, तो पहले ही ऑप्शन में है 560। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी, उसकी नौकरी की अवधि थी। तो देखो 31/3/2023, तो 2023 3 और 31, तो इधर लिखोगे 1992 1 और 13, घटाओगे, सन में से सन घटाओगे, दिन में से दिन घटाओगे। तो अगर हम कहें कि 31 में से 13 घटाओ, 11 में से 3 गए 8, 18 दिन, 3 में से 1 गए 2 माह, और इधर 3 में से 2 गए 1, 12 में से 9 गए 31 वर्ष 2 माह और 18 दिन। 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि एक त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 30 अंश हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण होगा। तो हमें याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम कहें कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। अब 2 कोण हमें दे रखे हैं 50 और 30 अंश, तो 50 और 30 कितना 80, यानी कि 2 कोणों का योग 80 और तीनों का 180 होता है। तो घटा दें तो कितना बचा, 100 अंश बचा। तो ये कह सकते हैं जो तीसरा कोण हमारा होगा वो 100 अंश होगा। सीधी सीधी बात है, त्रिभुज के नियम में ये बात याद रखे चलनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला सवाल देखते हैं। 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर बराबर हैं। 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर और 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर और 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो देखो अगर हम 22 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलें तो क्योंकि सब ऑप्शन हमारे किस में मीटर में है, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 22 हेक्टोमीटर कितना होगा 2200 और 8 डेकामीटर कितना होगा 80, तो ये हुआ हमारा 2280 मीटर। 2280 मीटर, 2280 लगाना है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 2208 नहीं लगाना है जल्दबाजी में, 2280 मीटर लगाना है। तो क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर और 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो ये 100 का गुणा करेंगे 2200 और 8 में 10 का गुणा करेंगे तो 80, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2280 मीटर। अगला देखते हैं कि x अनुपात y बराबर p अनुपात q, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हम ये कहें कि अगर पहला देखें x प्लस वाई अनुपात y और इधर देखें p प्लस क्यू अनुपात q, अगला देखें x माइनस वाई अनुपात y, p माइनस क्यू अनुपात q। देखो अनुपात के उसमें एक नियम याद रखना है कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, जे इस नियम अनुपात समानुपात में हमें ये नियम लगा सकते हैं कि अगर दोनों तरफ एक तरीका के नियम लगाते हो तो वो अनुपात में सही होता है। जैसे ये कहता है कि अंश में हर को जोड़ दें, और इधर भी अगर अंश में हर को जोड़ दें, दोनों तरफ अगर ये क्रिया होती है तो ये सही है। इधर घटाते हैं कि अंश में हर को घटाते हैं, इधर भी अगर अंश में हर को घटाते हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और फिर देखते हैं x अनुपात p और y अनुपात q, यानी कि p को इधर ले आए तो p को नीचे आए तो y कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो कह सकते हैं तीसरा भी सही है। अब देखते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि हर में अंश को जोड़ा और हर में अंश में हर को जोड़ा और अंश में से हर को घटाया। इधर देखते हैं, इधर उल्टा हो गया कि पहले हमने घटा दिया
फिर हमने जोड़ दिया, तो ये कहते सकते हैं चौथा गलत है, बाद बाकी तीनों हमारे सही हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं 7 के इतने अगर हम इसमें भाग दें और फिर 222 से घटाएं तो ये बराबर होगा, बराबर कितना होगा, तो ये कैलकुलेशन करना 555 और इसमें भाग देना। यहाँ जब इसमें भाग दोगे तो लगभग 222 बचेगा, इससे जो संख्या काटोगे तो 222 बचेगा, 222 में से 222 घटाओगे तो उत्तर आएगा 0, उत्तर आएगा 0, 0 करके देखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। हमें इसमें देखना है कि हमारा कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन असत्य होगा। हमें सत्य बताने हैं, सत्य जो सही है वो बताने हैं। तो ध्यान रखना कि जो ये विकल्प बनाए गए हैं, जो हमारे कथन बनाए गए हैं, ये कथन संख्या से बनाए गए हैं और संख्या की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। पूरी एक तरफ से वीडियो बनाई है, एक एक संख्या उसमें बताया गया है, वीडियो ज़रूर देखें। पहला देखें, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्णांक की तो पूर्णांक में एक जीरो होता है, एक जीरो होता है। तो पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, कि 0, 1, 2, 3 ये शुरू होती हैं। लेकिन जीरो को हम कह सकते हैं कि ये ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, जीरो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। तो ये कह सकते हैं पहला कैसा है, गलत है। दूसरा देखें, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक से हमें तो 3 चीज़ें मिलती हैं कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक से हमें 3 चीज़ें मिली कि अगर हम करें प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या और फिर एक और मिलती है नकारात्मक संख्या। हमने जब पूर्णांक पढ़ाया होगा, पीछे ही वीडियो जब देखोगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये सही है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि जब वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो जब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में से निकली हैं तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। फिर कहते हैं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही परिमेय और अपरिमेय निकली हैं। तो ये कह सकते हैं बी, सी और डी, बी, सी और डी हमारा सही है। एक गलत है इसमें कथन, 3 सही है, तो हम लगा देते हैं। अगला सवाल है 12,000, 1,300 और 10 बराबर है। जैसे एक बार सवाल आया था 11,000, 1,100, 11 को हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है कि 12,000, फिर लिखोगे इसके नीचे 1,300, फिर लिखोगे इसके नीचे 2 10 का मतलब 20। तो 0 आया, 2 आए, फिर 3 आए, फिर 2 और 1 3 आए, फिर 13,320, 13,320 ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है 43, 47, 53, 59, 67, 71, 73। इसमें ज़्यादातर लोगों ने किया होगा कि सीरीज बनाई होगी कि 43 और 47 में ज़्यादातर अंतर देखा होगा कि कितने का अंतर है, कि 4 का अंतर है, इधर कितने का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर कितने का अंतर होगा, फिर यहाँ देखते हैं तो कितने का 4 का अंतर है, फिर इधर देखते हैं 2 ही का अंतर है। यानी कि अंतर वाली अगर कंडीशन देखें तो इसमें सही नहीं बैठती है, अंतर से कहाँ से निकालोगे। तो हमें फिर दूसरी चीज़ तुरंत पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, ज़्यादा कठिन तो नहीं बनाएगा। तो सीधी सीधी संख्या देखते हैं कि हमारी ये सब संख्याएं हैं कैसी। तो देखें 43, 47, 53, 59, 67, 71 और 73 सब की सब कैसी संख्याएं हैं, जे अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो हम कह सकते हैं जो सीरीज कैसी है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। तो हमारी जो ऑप्शन है वो भी कैसा, कौन सा होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमें अभाज्य देखनी है कि 61, 60, 63, 65। तो हम भाज्य ढूंढ लें। देखो 60 भाज्य है,
63 भाज्य है और 65 तो भाज्य है ही, तो बची कौन सी 61। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 61 जो कह सकते हैं, यहाँ उत्तर आएगा हमारा 61। ऐसे ही अगला सवाल है कि राजू के पास 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है, यानी कि 20 लीटर वाले प्रत्येक पाँच बर्तनों में, बर्तन कितने, टोटल 5 बर्तन हैं, उनकी माप कितनी है, 20 लीटर है। 20 लीटर है यानी एक बर्तन की माप 20 लीटर है, तो 5 बर्तन की माप कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100 जे कह सकते हैं। उसके पास जो टोटल तेल है वो 100 लीटर है, 100 लीटर है। उसने इसके 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों, बाकी के 1 लीटर वाले बर्तनों से मैं भरा, यानी जो 100 लीटर इसका तेल है वो हमने अलग अलग भरा कि 5 लीटर वाले 10 बर्तन तो कितने हो गए, 50 लीटर। ठीक है, 2 लीटर वाले 10 बर्तन तो कितने हो गए, 20 लीटर, यानी 50 लीटर और 20 लीटर हो, टोटल हो गया हमारा 70 लीटर, यानी टोटल हो गया हमारा 70 लीटर। है कितना, 100 लीटर, बचा कितना, तो 100 लीटर में 70 लीटर घटाओ तो कितना बचा, 30 लीटर। 30 लीटर बचा तो किस में बांटा मैंने, 1 लीटर वाले बर्तनों में। तो कितने बर्तन चाहिए, तो अब 30 लीटर है, 1 लीटर अलग अलग करें तो 30 ही बर्तन चाहिए, तो उत्तर होगा हमारा 30, उत्तर होगा हमारा 30। मौजवानी लगा सकते थे बिना पेन बिना कॉपी के, क्यों सीधी बात है, 5 बर्तन में 20 लीटर भरा है, मैंने 20 लीटर भरा है हर बर्तन में, तो टोटल कितना होगा, 100 लीटर होगा। अब 100 लीटर को हमने तोड़ के भरा, अलग अलग भरा, यानी कि 5 लीटर के 10 बर्तन तो कह सकते हैं 50 लीटर, और 2 लीटर के 10 बर्तन तो कह सकते हैं 20 लीटर, और 1 लीटर वाले बाकी का बचा वो 1 लीटर में भर दिया, तो बचा कितना, वो 30 लीटर बचा। तो 30 लीटर को हम 1 लीटर में भरें तो हमें 30 बर्तन चाहिए, तो उत्तर होगा 30, उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 स्टार 2 गुणा 123 बराबर है, जो संख्या है हमारी, जो संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 123 का इस संख्या में भाग दें, जो बची जाए, ठीक है, उसमें हमें अंक देखना है कि हमारा जो 7 स्टार 2, तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा। तो इस प्रश्न को जब भी हल करोगे, जब भी गुणा भाग करोगे, तो उत्तर हमारा आएगा इसमें 5, उत्तर आएगा हमारा 5। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, करके देखना, ठीक है। तो स्टार की जगह हमें अंक मिलेगा कौन सा, 5 मिल जाएगा। अगला सवाल है, ये सवाल लगभग हम हर साल एक आता है, सममित से आता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है, तो एल की नहीं होती है, एल की कोई सममित रेखा नहीं होती है, ठीक है। अब बात करें हम सममित रेखा की, बात करें कि सममित रेखा हमारी कौन सी होती हैं, तो सममित रेखा वो जो पूछता है कि सममित रेखा, तो सममित रेखा की बात करें तो 2 होती हैं, एक होती है हमारी क्षैतिज सममित रेखा, और एक होती है हमारी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा। एक क्षैतिज सममित रेखा और एक होती है हमारी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज सममित रेखा और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा। अब बात करें क्षैतिज रेखा कौन कौन से अक्षर में होती है, अगर ABCD वर्णमाला की जब बात करोगे तो क्षैतिज सममित रेखा किन किन अक्षरों में होती है, तो वो हमें बताना है। तो हम अपने तरीक़ा से याद कराते हैं, तो BCDE के हिक्सो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक के तरीक़ा से हैं कि BCDE के हिक्सो को याद रखो, खिसकू, जैसा हम कहते हैं खिसकू, ऐसे ही कहते हैं BCDE के हिक्सो। बात खत्म हो गई। तुरंत याद रखोगे कि क्षैतिज सममित रेखा किन किन में होती हैं, तो BCDE के हिक्सो HIXO,
ठीक है। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर के लिए भी हमने बनाई है, ऊर्ध्वाधर के लिए भी बनाई है। अगर ऊर्ध्वाधर की बात करोगे, ऊर्ध्वाधर की बात करोगे तो ये कह सकते हो हिट, ये कह सकते हो हिट, हिट मॉक्स, हिट मॉक्स, हिट मॉक्स बेबी, बेबी, हिट मॉक्स बेबी, ये कह सकते हो। ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए हम कह सकते हैं हिट मॉक्स बेबी, हिट मॉक्स बेबी, ठीक है। ऐसे याद करोगे कि हिट मॉक्स बेबी। और क्षैतिज के लिए BCDE के हिक्सो, के हिक्सो, ठीक है। अब एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है, इन दोनों को बताओ कि ये दोनों किस में पाई जाती हैं। कि ऐसे अक्षर बताओ जो क्षैतिज भी हों और ऊर्ध्वाधर भी, दोनों सममित रेखाएं पाई जाती हों, ऐसी बताओ कि ऐसे कौन से हैं। तो ऐसे हमें याद रखने हैं, केवल 4 ही हैं। हिक्सो, हिक्सो याद रख लेना। हिक्सो जो क्षैतिज में हमने एंड में नाम रखा है हिक्सो, वो दोनों का ही है। इन चारों में दोनों रेखाएं पाई जाती हैं, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। तो सममित रेखा के लिए ट्रिक हम याद रखेंगे कि दोनों रेखाएं जो 4 अक्षर हैं जिनमें पाई जाती हैं, उन चारों को याद रखेंगे। HIXO हिक्सो। क्षैतिज केवल पाई जाती है, अगर क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज इतने में पाई जाती है BCDE के हिक्सो। ऊर्ध्वाधर पाई जाती है हिट मॉक्स बेबी, हिट मॉक्स बेबी। अब ये पूछता है कि किस में नहीं पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है। कि अगर कही जाए कि क्षैतिज रेखा किस में नहीं पाई जाती, सममित रेखा किस में नहीं पाई जाती है, तो वो भी हैं, वो भी हैं PQRS, PQRS फजल, PQRS, और आगे याद रखें फजल PGJZL। इन्हें हम एक मुसलमान का नाम दे देते हैं, ये कह सकते हैं फजल, नाम दे सकते हैं फजल। बस याद रखना FGJZL। और PQRS क्रम से हैं, PQRS क्रम से हैं। तो ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की सममित रेखा नहीं है, तो L की नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किस में नहीं होता, तो PQRS और फजल में नहीं होता है। सममित रेखा किन किन में होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज बता दी हमने BCDE के हिक्सो, ऊर्ध्वाधर बता दी हिट मॉक्स बेबी। और दोनों किस में होती हैं, तो दोनों केवल 4 अक्षरों में होती हैं, हिक्सो में, हिक्सो HIXO, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। तो सबसे बड़ी अगर हम लिखें तो सबसे बड़ी का मतलब सबसे बड़ा अंक, इससे छोटा अंक, इससे छोटा अंक, इससे छोटा अंक, इससे छोटा, इससे छोटा। कितने 6 अंक हो गए। अब देखें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में कभी भी 0 आगे नहीं लगाओगे, पहले सबसे छोटा अंक जो है, फिर 0 लगाओगे, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये हमारा बना। इनका अंतर करोगे, इनका अंतर करोगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 12 में से 5 गए, 7 बचे। देखो 7, 4, 1 कौन से में है, 7, 4, 1 2 में है, तो 12 में से 5 गए, 7 बचे। अब 5 में से यहाँ बच्चे कितने, 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 17, 41, 17, 41 2 में है, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 6 के कितने आए, 6 आए, 9 में से गया 8। तो ये कह सकते हैं 86, 17, 41, 86, 17, 41। तो कौन सा, पहला ही सही है हमारा, पहला ही सही है, कुछ नहीं करना है। अगला कहता है 1 करोड़ हैं, 1 करोड़ हैं, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 मिलियन। ये बहुत सही है। हम पहले 1 करोड़ लिखें, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 लाख, 6 10 लाख और 7 कह सकते हैं पूरे 1 करोड़। देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये कहें कि हमें अब अगर मिलियन और बिलियन बनाना है तो 3 3 का कॉमा लगा दो, 3 और फिर 3, तो कितने बचे, कितने बचे, 10। तो ये कह सकते हैं 1 करोड़ को हम कह सकते हैं 10 मिलियन। कितना कह सकते हैं, 10 मिलियन, 10 मिलियन। अगला सवाल है किताबों लगभग निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों की
निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कौन से गणितज्ञ हैं जिन्हें हम संख्यात्मक विश्लेषण का संस्थापक कह सकते हैं? तो देखो, रामानुजन, भास्कराचार्य, बराहमिहिर और आर्यभट्ट इनमें से कौन से चारों हैं, या कोई दो हैं, या कोई एक है, तो बताना है हमें। तो देखो, रामानुजन हैं, ये महान गणितज्ञ है, और आर्यभट्ट हैं, ये भी गणितज्ञ हैं ये दोनों भी गणितज्ञ। लेकिन ये कहता है, नाम दे दिया, संख्यात्मक विश्लेषण की बात करता है, संख्यात्मक विश्लेषण की बात करता है, तो हम कह सकते हैं रामानुजन और आर्यभट्ट दो हैं, यानी पहला और चौथा देख लो, पहला और चौथा कहाँ है? तो ये है चौथा ऑप्शन हमारा सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ये कह सकते हैं संख्यात्मक जो विश्लेषण दिया है वो रामानुजन और आर्यभट्ट ने दिया है। तो अब तक लगभग हम जो सवाल आए हैं वो लगभग सॉल्व हो चुके हैं। एक बार अपने चेक करें, देखें, अगर हो सकता है कोई वीडियो में या किसी सवाल को करते समय कोई गलती हो गई हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं, उसे दोबारा देख लिया जाएगा। पहले तो सही बनाया, और सममित रेखा को ये कहीं लिख लेना, और दोनों ट्रिक लिख लेना कि सममित रेखा होती कितनी है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होती हैं। क्षैतिज कौन से अक्षरों में होती हैं, ऊर्ध्वाधर कौन से अक्षरों में होती हैं, और दोनों कौन से अक्षरों में होती हैं, और कोई सममित रेखा किन अक्षरों में होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे की वीडियो में। अगली वीडियो में जूनियर पेपर 2 गणित का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।